हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny, shiny objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. बच्चों, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कि कभी यदि रात को आप बाहर निकले हों और आपने आकाश को देखा हो तो कितना खूबसूरत लगता है आकाश। तारों से भरा हुआ होता है। पहले तो आपको एक तारा नज़र आएगा, फिर दो नज़र आएगा, फिर तीन, और इस तरह से धीरे धीरे करते करते नंबर इंक्रीज़ होने लगते हैं, नंबर बढ़ने लगते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर काउंटलेस हो जाते हैं। फिर उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। पूरा आकाश जो है वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स से भर जाता है। कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ थोड़ा कम चमकते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कि पूरा आकाश, पूरी स्काई जो है वो डायमंड से जड़ी हुई हो। सो ये सारे के सारे जो तारे हैं ये ट्विंकल करते रहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो ये सारे तारे ट्विंकल करते रहते हैं, पर यदि आप केयरफुली नोटिस करोगे तो आप देखेंगे कि कुछ तारे ऐसे भी हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं, वो बस सिंपली ग्लो करते हैं और फ्लिकर नहीं होता है उनमें। तो जैसे वो सिंपली ग्लो करते हैं, जैसे कि मून होता है, जैसे मून चमकता है, मून साइन होता है, वैसे ही कुछ स्टार्स भी सिंपली साइन करते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो फ्लिकर नहीं करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. तो जैसा आप तारों को देखते हैं आकाश में, तो तारों के साथ साथ आप चंद्रमा को भी आकाश में देख पाते होंगे और ये जो है अलग अलग टाइम पे अपीयर होते हैं, अलग अलग शेप में अपीयर होते हैं और अलग अलग पोजीशन में। कहने का ये मतलब है कि चंद्रमा जो है वो उसके निकलने का टाइम भी अलग होता है, कई बार उसका शेप, हर दिन ही उसका शेप अलग अलग होता है और उसकी पोजीशन भी अलग अलग होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आपको पूरे महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक फुल मून दिखेगा, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल। और 15 दिनों के बाद, जिस दिन फुल मून होगा उसके 15 दिनों के बाद आपको फिर वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि उस दिन आकाश में चंद्रमा होगा ही नहीं। तो इस दिन को हम लोग न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर हिंदी में उसे हम अमावस्या कहते हैं। सो ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। तो जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन यदि आप आकाश को देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, बशर्ते कि उस दिन स्काई जो हो वो साफ़ हो, यानी कि बारिश नहीं हुई हो, क्लियर नाइट होना चाहिए। So do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? आपने कभी सोचा है कि ये चंद्रमा जो है और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स यानी जो स्टार्स हैं, इनको हम दिन के वक्त क्यों नहीं देख पाते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
सुबह में सन की जो रोशनी है वो इतनी तेज होती है कि जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है और जो स्टार्स होते हैं उनको हम नहीं देख पाते। इस चीज़ को आप आराम से समझ जाएंगे जब आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो उस एक्टिविटी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग अपने अपने घर में कीजिएगा। और जब आप ये एक्टिविटी करेंगे आपको मज़ा भी बहुत आएगा इसे करने में, और आप समझ भी पाएंगे कि कैसे रात के टाइम तो हमें चंद्रमा और तारे दिखते हैं, लेकिन यही चंद्रमा और तारे दिन के टाइम भी होते हैं, पर वो हमें क्यों नहीं दिख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी में कहीं ना कहीं वो छिप जाते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो यू विल नीड अ टॉर्च, a sheet of plain paper, pencil and a needle and one rubber band also. I will explain you the steps. Steps मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। So place the torch in the center of the paper with its glass front touching the paper. Now draw a circle around the torch. आपको एक टॉर्च लेनी है और उसके सेंटर में पेपर को लगाना है और उसके ऊपर एक ड्रॉ कर लेना है सर्कल की तरह, और वो जो ड्रॉ किया है आपने सर्कल उसको परफोरेट करना है। परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद इन द सर्कुलेटेड एरिया। जितनी दूर आपने सर्कल बनाया है टॉर्च के ऊपर रख के पेपर को जो आपने टॉर्च के ऊपर रखा, तो जितनी दूर सर्कल बनाया है उतने दूर के एरिया में होल्स कर लीजिए, परफोरेट कर लीजिए। सो नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विथ अ रबर बैंड। अब उस पेपर को टॉर्च के ऊपर डाल के रबर बैंड से टाई कर दीजिए, रबर बैंड से उसको बांध दीजिए। टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि टॉर्च का जो स्विच है वो बंद ना हो। In a dark room, stand at some distance facing a plain wall. Switch off all other lights. Now flash the torch light on the wall. You will see numerous dots of the light on the wall like stars shine in the night. या अब आप एक कमरे में जाइए और वहाँ के सारे स्विच बंद कर दीजिए, सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए, और अब एक प्लेन वॉल के पास जाके थोड़े डिस्टेंस के साथ आप टॉर्च को जलाइए और वॉल पे उसकी रोशनी को डालिए। तो आप देख पाएंगे कि इतने सारे न्यूमरस डॉट्स आपको दिखेंगे लाइट के। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सारे डॉट्स जो हैं, ये जो लाइट के डॉट्स हैं, ये एक्चुअली स्टार्स हैं। अब आप स्विच ऑन कर दीजिए फिर से। अभी आपने स्विच ऑफ किया था, अब आप फिर से स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट्स विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट का, वैसे ही सारे स्टार्स जो अभी वॉल पे हमें दिख रहे थे ये गायब हो जाते हैं, ये इनविजिबल हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये यहाँ से ख़त्म नहीं होते ये यहीं पे हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं। सो यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विथ what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. तो मेरे ख्याल से अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से रात के टाइम तो हमें वो मून और स्टार्स दिखते हैं, लेकिन दिन में जब सन आ जाता है तो हमें वो स्टार्स नहीं दिखते हैं। तो इस एक्टिविटी के जरिए आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो जो सन होता है और जो मून है और जितने सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं, इन सब को मिला के हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो काफ़ी बड़े और गर्म होते हैं, जैसे कि इनमें बहुत सारी गैसेस भरी होती है और इनकी अपनी हीट होती है, इनमें अपनी लाइट होती है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट को बाहर छोड़ते हैं।
ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो स्टार कहे जाते हैं, ठीक है। और सन जो है वो भी एक स्टार है। अंतर सिर्फ इतना है कि सन जो है वो बहुत बड़ा है ना। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. So बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स जो हैं काउंटलेस हैं, क्योंकि हम उन्हें गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत तारे होते हैं आसमान में, है ना। तो ये जितने सारे तारे हैं ये सन की तरह ही है, क्योंकि सन भी जो है वो एक तारा ही है, वो भी एक स्टार ही है। अंतर क्या है, जो दूसरे तारे हमें इतने छोटे छोटे दिखते हैं और सन हमें इतना बड़ा दिखता है, इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि जो तारे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है, उसकी तुलना में सन जो है वो थोड़ी सी कम दूरी पे स्थित है। दूसरी चीज़ कि हमें इसकी लाइट और हीट इसलिए ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि ये हमारे ज़्यादा क्लोज है। जो स्टार्स हैं उनकी गर्मी और लाइट हमें इसलिए नहीं महसूस होती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत दूर से देखते हैं वो काफ़ी छोटी दिखाई देती हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपको कभी दिखता होगा कि आसमान में यदि कोई सा एरोप्लेन उड़ता होता है तो वो भी हमें काफ़ी छोटा दिखता है, बट एक्चुअली असल में यदि हम देखें तो एक्चुअली ये बहुत ही ह्यूज होता है। So while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आजकल तो गर्मियों में भी लोग घरों में सोते हैं, एसी चला के सोते हैं। पुराने समय में बाहर सोते थे और आज भी विलेज में अभी भी लोग रात के टाइम बाहर सोते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है कि आप जब सोते हैं, सोने के पहले आप तारों को देखते रहते हैं, तारों को देखते रहते हैं, आसमान में देखते रहते हैं। तो आप काफ़ी चीज़, आप कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़े होते हैं, आप काफ़ी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन में यदि आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, यदि आपने भी ऐसी कोई रात गुजारी होगी आसमान को देखते हुए, तो आपको दिखा होगा कि बहुत सारे तारे हैं जो कि एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, एक खास तरह की शेप बनाते हैं। तो तारे जब इस तरह की शेप बनाते हैं तो इसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। बहुत सारे फेमस कॉन्स्टलेशन हैं, पर उर्सा मेजर या बिग बेयर जो है वो एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है। इसके अलावे एक और कॉन्स्टलेशन है जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, यानी 7 संत। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that forms a part of Ursa Major constellation. ये 7 तारों का एक समूह होता है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट होता है। Ask some elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. आप अपने घरों में अपने एल्डर्स से पूछिए, फैमिली मेम्बर्स से पूछिए, तो वो आपको बहुत सारे तारे, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी। और तारों की बहुत सारी कहानियाँ भी है प्राचीन भारत में। हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में इन विषयों से लोग अवगत नहीं थे, इन सब्जेक्ट्स को लोग नहीं जानते थे, पर ऐसा नहीं है। लोग सदियों से इन विषयों को पढ़ते रहे हैं। और आप देखेंगे ये जो 7 सेजेस हैं, इनके नाम भी अलग अलग बुक में अलग अलग है। अलग अलग जो संहिताएं हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, उन सब में अलग अलग इनका नाम है। पर मैं आपको जो जैमिनीय ब्राह्मण में इनके नाम दिए गए, ये जो सप्त ऋषि हैं यानी 7 ऋषि हैं, इनके नाम जो जैमिनीय ब्राह्मण में दिए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। तो इनके नाम पे सप्त ऋषि का नाम रखा गया है। ये भी एक फेमस कॉन्स्टलेशन है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north directions. It is also called the pole star.
अब पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जिससे कि डायरेक्शन को जाना जा सके, तो लोग दिशाओं का ज्ञान कैसे करते थे, तो लोग तारों से दिशाओं का ज्ञान करते थे। तो हमेशा ही नॉर्थ साइड में एक स्टार होता है जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, तो उसी से दिशाओं का ज्ञान लोग लगाते थे कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। ठीक है, सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इसीलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और कई बार इसे पोल स्टार भी कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, हिंदी में इसे ध्रुव तारा कहते हैं। और इसकी ध्रुव तारे को इसीलिए ध्रुव तारा कहते हैं क्योंकि वो अपनी जगह पे अडिग होता है, अटल होता है, उसका स्थान कभी बदलता नहीं है। तो यही वजह ध्रुव तारे की कहानी भी है, जो मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। और आज के लिए बस इतना जानिए कि इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए किसी भी डायरेक्शन को जानने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्राचीन समय में लोग इसी के सहारे दिशा का ज्ञान करते थे। ठीक है, और पोल स्टार कहाँ है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले यदि आपको सप्तऋषि दिख जाएं, तो सप्तऋषि को आप कंटिन्यूसली देखिएगा तो आपको दिखेगा कि सप्तऋषि के डायरेक्शन में ही एकदम दूर जाके एक सिंगल तारा चमक रहा होगा, वही ध्रुव तारा है, वही पोल स्टार है, वही नॉर्थ स्टार है। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं जिनमें अपना हीट और लाइट होता है, जैसे कि सन, पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे भी होते हैं जिनमें अपना लाइट नहीं होता है और ना ही अपनी हीट होती है, बल्कि दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, बल्कि उन्हें रोशनी मिलती है तारों से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसे जो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेशिया विच मीन्स वंडरर्स। प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक शब्द प्लैनेट से आया है जिसका मतलब होता है वंडरर्स। हमने देखा है कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो इधर ग्रीक से आए हैं या फिर लैटिन से उनका ओरिजिन हुआ है। So if you look at it gets all its heat and light from the sun which is our nearest star। तो जो प्लेनेट होते हैं उन्हें जो रोशनी मिलती है वो सन से मिलती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। तो यदि हम आउटर स्पेस में चले जाएं और बहुत ही दूर से अर्थ को देखें तो हमें ये मून की तरह दिखेगा। जैसे धरती पे हम रहते हैं और मून को देखते हैं तो हम मून को चमकता हुआ देखते हैं, ठीक उसी तरह हम इसी तरह हम यदि बहुत दूर से यदि अर्थ को देखें तो उसको भी हम चमकता हुआ ही पाएंगे। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। It is a companion of our earth and moves around it। तो मून जिसे हम देखते हैं वो दरअसल अर्थ का एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। So the moon that we see in the sky is a satellite। It is a companion of our earth and moves around it। मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है और अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सभी हीट और लाइट सन से पाते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। इनमें से कई के अपने मून भी हैं। अपना मून होने का मतलब है कि उनके अपने प्लेनेट है। जैसे कि अर्थ का अपना प्लेनेट मून है, ठीक उसी तरह अलग अलग जो प्लेनेट्स हैं उन सब का अपना अपना मून है। तो एक जो सबसे फेमस है वो मैं आपको बता दूं, मार्स। मार्स के 2 मून हैं। 2 मून्स ऑफ मार्स आर फोबोस एंड डिमोस। ये इनका डिस्कवर हुआ था 1877 में और इसको डिस्कवर किया था एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे एस्फ हॉल।
उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो मून का यहाँ पे मून का मतलब प्लैनेट से है। यदि हम कहते हैं कि 2 मून्स ऑफ मार्स, इट मीन्स कि मार्स के 2 प्लैनेट हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डिमोस। तो फोबोस जो है, तो फोबोस और डिमोस के जो फादर थे उन्हें एर्स कहते हैं और उन्हें गॉड ऑफ वॉर माना जाता था। और फोबोस को भी फियर यानी कि डर से तुलना करते हैं और डिमोस का भी टेरर की तरह समझते हैं। तो एर्स वर नोन एज मार्स टू द रोमन्स। जो एर्स थे, जो कि फोबोस और डेमोस के फादर थे, उन्हें रोम में मार्स की तरह समझा जाता था। तो एर्स जो थे, जो कि फोबोस और डिमोस के फादर थे, उन्हें रोम में मार्स की तरह समझा जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं क्या है। जुपिटर, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescope. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, बट उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। एक पावरफुल टेलीस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। खुली आंखों से हम उसे देखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिए कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. एक अभी हम पढ़ रहे थे कि ठीक है, रात के टाइम यदि आप स्काई को वॉच कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पर ये वो काम है जो हम सब लोग कर सकते हैं, पर हम उसकी स्टडी उस तरीके से डीपली जाके नहीं करते। लेकिन जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और हमारे यहाँ के देखो, हर चीज़ की शुरुआत आप देखोगे तो इंडिया से हुआ है। ये आर्यभट्ट थे, हमारे यहाँ के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, गुप्ता पीरियड में ये हुए थे। और आज के समय में एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉमर्स हर दिन कुछ ना कुछ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, ताकि हमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलती रहे। इसके अलावा आप एक चीज़ देखेंगे, लाइट के बारे में है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. अब देखो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चल जाती है। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, एक चीज़ पे यदि गौर किया होगा तो जब कभी भी बारिश का मौसम होता है और बादल गरजते हैं तो हमें आवाज़ बाद में सुनाई देती है और लाइट पहले दिखाई देती है। लाइट हम तक पहले पहुंचती है और आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि आवाज़ की जो स्पीड है वो लाइट की तुलना में कम है। और यहाँ पे आप देखिए कि पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर जो है वो लाइट ट्रेवल करता है। और सन का लाइट हम तक पहुँचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। सूरज की रोशनी जो हम देख पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं, वो हम तक पहुँचने में 8 मिनट्स लगती है। आप सोचिए कि कितनी। इसके अलावा एक और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा हुआ है और बच्चों को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ले लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, इसमें आपके लिए साथ में एक सवाल है कि फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून और नॉट। तो इसके जवाब में आप राकेश शर्मा का नाम ले सकते हैं, जो कि विंग कमांडर राकेश शर्मा इज़ अ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट हु फ्लू अब्रॉड सोयूज T-11 ऑन 3 अप्रैल 1984 विद द इंटरकोमोस प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग एक और फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सैटेलाइट
कितने तरह की होती है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है। तो पहले तो सैटेलाइट होता क्या है, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट वो होता है जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, ठीक उस तरह जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो आप एक इमेजिन कीजिए कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं और प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT. कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि लोगों ने उन्हें बनाया है। ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, इसके डिज़ाइन साइंटिस्ट लोग तैयार करते हैं और ये स्पेस में इसलिए भेजी जाती है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। इसे एक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है और अर्थ के ऑर्बिट पे इसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो हैं वो हैं इनसेट, IRS, एडुसेट। तो हमारा ये चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, और यदि आपको पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है और आप दोनों पार्ट को एक साथ बैठ के देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के प्रति बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Thank you so much, students.